बेनकाब किस्त नंबर 52। बकिया काम निपटाने के बाद मैं जैसे ही विजय के यहाँ पहुंचा तो बाहर ही नए मॉडल की इंपोर्टेड गाड़ी देखकर हैरान रह गया। ये विजय से मिलने आया है या हुसैन रजा या इत्तका में से किसी का मुलाकाती है। मैंने अपनी कार बाहर ही पार्क की थी। हिंदुस्तान में इंपोर्टेड गाड़ियों की भरमार नहीं है, बल्कि ये खाल खाल ही नजर आती हैं। और नए मॉडल की बड़ी गाड़ी रखने वाले के बारे में तो बिला मुबालगा ये कहा जा सकता है कि वो लखपति से आगे की हदूद का आदमी है। आप अब आ रहे हैं? इधर गुप्ता सेठ पिछले 2 घंटों से आपका इंतजार कर रहे हैं। विजय ने मुझे बाहर ही बता दिया था। गुप्ता सेठ यहाँ? मैंने किसी कदर हैरत से कहा था। मेरी यहाँ आमद के बारे में इससे मैंने कुछ जिक्र नहीं किया था, इसलिए मेरी हैरत बजा थी। मगर फिर फौरन ही मुझे याद आ गया कि यह आने का जिक्र मैं किरण से कर चुका था। मुआज़रत ख्वाह हूं गुप्ता साहिब, आपको मेरा इतना तवील इंतजार करना पड़ा। मैंने ड्राइंग रूम में दाखिल होते हुए कहा था। आपकी माजूद भेजा है क्योंकि मैं तो बगैर बताए आया हूँ, गुप्ता सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा था। इस वक्त इस गुप्ता सेठ का परतू भी नजर नहीं आ रहा था जो सुबह मेरे कमरे में अपनी अकड़ी हुई गर्दन के साथ दाखिल हुआ था। मैं तो शायद चला भी जाता, मगर यहाँ इतनी अच्छी कंपनी मिली कि मेरा उठने को दिल नहीं चाह रहा था। कमरे में अजीत को भी मौजूद पाकर मुझे हैरत हुई थी। वो मेरे साथ रह रहा था, मगर मेरी इससे मुलाकात अब खाल खाल ही हो रही थी। जितने नफसियाती दबाव ने मुझे सुबह से घेरे हुए था वो यहाँ आकर सब दूर हो गया। इसका चेहरा इसके लहजे का पूरी तरह साथ दे रहा था। भाई इत्तका बीबी, अब सिकंदर आए हैं, एक कप चाय मजीद पिला दो। इसने इंतहाई बेतकल्लफी से फरमाइश कर दी थी, जो मेरे लिए मजीद हैरानी का बाइस बनी थी। चाय के साथ अगर कुछ खाने में हल्की सी चीज मिल जाए तो मेरी भूख को भी सुकून आ जाएगा। मैंने इत्तका को अपनी जगह से उठते देखकर कहा था। आप तो शायद डिनर से वापस आ रहे हैं, इत्तका ने मुझे खाने की फरमाइश करते देखकर कहा। जिस तरह के डिनर से मैं आ रहा हूँ, इसमें या तो खाना खाकर शिरकत की जाती है या फिर वापस आकर खाया जाता है। मैंने इसकी तस्दीक की थी और इसके साथ ही एक जोरदार कहका लगाया था। इसी तरह के कहके सुने एक अरसा हो गया था। गुप्ता ने कुछ देर बाद वक्फा आने पर कहा था, आप भी पैसा बनाने की मशीन बनकर रह गए होंगे। विजय ने इसके फिक्रे पर तबसरा करते हुए कहा था। और मशीनें कहके नहीं लगाती, इत्तका ने जाते जाते फिक्रा चुस्त किया। हाँ, ये बात भी ठीक है कि मशीनें कहके नहीं लगाती, बल्कि मशीनों के आसपास जो लोग होते हैं वो भी वहीं के हो जाते हैं। गुप्ता ने मायूस लहजे में कहा। आप भी किन मसखरों की बात को संजीदगी से ले रहे हैं? मैंने माहौल पर छा जाने वाली संजीदगी को कम करने की गर्ज से कहा, मगर गुप्ता मेरी कोशिश के बावजूद इस ट्रांस से नहीं निकला था। तुम इन्हें मस्खरा कह रहे हो सिकंदर, जबकि मेरा ख्याल है कि बच्चे बड़ी से बड़ी संजीदा बात को मिजाह में कहने का आर्ट जानते हैं। गुप्ता इन लोगों से कुछ ज्यादा ही मुतासिर नजर आ रहा था। चलो छोड़े इस गुफ्तगू को, ये बताएं कि आपने कैसे तकलीफ की। मैंने मौजू से हटने की एक और कोशिश की थी। यूं ही तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता था, जो कुछ आज तुमने किया इस सिलसिले में। मैंने आपके लिए तो कुछ नहीं किया, मैंने इसकी बात दरमियान से उचकते हुए कहा। गुज़श्ता 2 घंटों से आपकी तारीफ में एक शख्स रतबुल लिसान है और आप हैं कि तमाम बातों से इनकारी हैं। ये विजय था जो आज बहुत ही खुशगवार मूड में था। वो आहिस्ता आहिस्ता सदमे से निकल आया था जो मदन लाल की मौत से पहले या इसके फौरन बाद इसने झेला था। ये इनकी बड़ाई है, गुप्ता ने कहा, मगर मैं पूरी जिंदगी इनका एहसानमंद रहूंगा। गुप्ता ने फौरी तौर पर कहा था। मेरा एक मशवरा है कि आप अपने साहिबजादे को फौरी तौर पर हिंदुस्तान से बाहर कहीं भी भेज दें, क्योंकि अगर कुछ रोज मजीद यहाँ रह गया तो वो मजीद खराब हो जाएगा। मैंने इसे मशवरा देने की नीयत से बात शुरू की थी, मगर गुप्ता तो लगता था कि आज पूरी तरह अपने दिल के भपोले फोड़ने के मूड में था। जो कुछ हो चुका है, कि इससे भी ज्यादा कुछ कर सकता है? गुप्ता ने मेरे मशवरे के जवाब में सवाल किया था। आप ठीक कह रहे हैं, मगर हर बात तो आपने इस तरह बचाने में कामयाब नहीं हो सकते। मैंने इसकी बात इसे लौटाते हुए कहा। असल मसला ये नहीं सिकंदर साहिब, गुप्ता ने पूरी संजीदगी से कहा। हम बड़े लोगों का अलमिया ये है कि हमारे बच्चे हमारी तवज्जो से इस वक्त महरूम रहते हैं जब इन्हें भरपूर तवज्जो की जरूरत होती है, और जब हमें इन पर तवज्जो देने की फुर्सत मिलती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। इस हकीकत का हम में से किसी के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए हर शख्स खामोश रहा था। बाकी हजरात तो शायद पूरी तरह सूरत हाल से वाकिफ भी नहीं, इसलिए कोई भी कुछ नहीं बोला था। मेरे ख्याल से तो आज का दिन तारीख में जरूर लिखा जाएगा कि अजीत किसी जगह मौजूद था और बहुत देर तक कुछ नहीं बोला था। मैंने खामोश से अजीत को छेड़ने की गर्ज से कहा था। मुझे इस गुफ्तगू का पस मंजर पूरी तरह मालूम नहीं, तो मैं क्या करूं? तीखे लहजे वाले अजीत ने अपनी आदत के मुताबिक कहा था। तो गोया आप ये कह रहे हैं कि आप जो भी बात करते हैं इसके पूरे पस मंजर से वाकिफ होते हैं। विजय ने एक और फिक्रा चुस्त किया था, मगर कबल इसके कि अजीत को जवाब देता
میں نے دخل دے دیا۔ ہم کل تمام اخبارات کے صفحہ اول پر شائع ہونے والی ایک ایسی خبر کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے جس کا پس منظر بدل دیا گیا ہے، اور اب شاید بھارت میں رہنے والے کروڑوں افراد اس پس منظر سے کبھی بھی واقف نہیں ہو سکیں گے۔ یہ تو کوئی اچنبھے کی بات نہیں۔ حسین رضا صاحب پہلی بار ہماری گفتگو میں شامل ہوئے تھے۔ اخبارات کی بیشتر سرخیاں پس منظر کے بغیر ہوتی ہیں، یہ ان کے پس منظر بدل دیے جاتے ہیں۔ اس سے پیشتر کہ یہ بحث طویل تر ہو جائے، میں وہ کام کر لوں جس کے لیے حاضر ہوا تھا۔ گپتا سیٹھ نے اپنے کوٹ کی اوپری جیب سے ایک لفافہ نکالا۔ آپ کی خدمت میں ایک حقیر نذرانہ۔ گپتا نے انداز ڈرامہ اختیار کیا تھا، مگر مجھ سمیت تمام افراد سمجھ گئے تھے کہ اس میں کیا ہوگا۔ میں اس چیک کو قبول کر لیتا، مگر اس نے ان افراد کی موجودگی میں مجھے وہ رقم دی تھی جن کی نظروں میں میرا امیج نہ جانے کیا تھا، اور میں اس رقم کو قبول کر کے اسے تباہ کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ چیک میرے نام پر تھا اور میں اسے براہ راست اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا سکتا تھا، مگر میں نے اس پر ایک نظر ڈالے اور رقم کے صفر گننے کے بعد ہی اسے واپس کر دیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ گپتا سیٹھ، مگر میں رشوت قبول نہیں کرتا۔ میرے لہجے میں تلخی تھی، جو بہت ممکن ہے اس وجہ سے بھی آ گئی ہو کہ اس بیوقوف کو کیا ضرورت تھی کہ اپنے تئیں یہ تصور کر لیتا کہ میرے ان معاملات کا علم میرے قریبی افراد کو بھی ہو سکتا ہے۔ سکندر صاحب، اس رشوت کہہ کر آپ میرے جذبے کی توہین کر رہے ہیں۔ یہ تو میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، گپتا نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ گپتا کے لیے حیرت کی بات تھی کہ کسی نے یوں 10 لاکھ کا چیک اسے واپس کیا ہو، اس لیے میری دوسری بار انکار کرنے کے بعد اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ دراصل ہم بہت ملنگ لوگ ہیں۔ میں ارتقا کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر اپنی گفتگو کا جال بچھانے لگا۔ ہم کم کھاتے ہیں، اتنی عزت ہمیں غیر متوقع طور پر مل گئی ہے کہ مزید کی نہ خواہش ہے نہ حسرت، بس ایک تمنا ہے کہ جب مر جائیں تو کوئی سنہا کی طرح یہ نہ کہے کہ مرنے والا بہت بڑا راشی تھا۔ ارتقا گفتگو کے ابتدائی حصے میں نہیں تھی، مگر بات کی گفتگو سے اس نے اندازہ لگا لیا کہ کس روح پر گفتگو جاری ہے۔ اگر میں کہوں کہ اس طرح کے چیک بہت سے افراد، گپتا نے ایک بار پھر وہی موضوع چھیڑنا چاہا، مگر میں نے اسے درمیان سے اچک لیا۔ کون کیا کر رہا ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، البتہ میں اپنا جواب دے ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میں نے اس کا جواب اس طرح دیا تھا کہ اس کے پاس مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ میرے خاموش ہو جانے کے بعد بھی کوئی کچھ نہیں بولا تھا، البتہ ارتقا نے تمام افراد کے سامنے چائے کے کپ رکھنے کے ساتھ میرے آگے سینڈوچ کی پلیٹ بھی رکھ دی تھی۔ ادھر گپتا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے کیا کہے۔ چلو یوں کر لیتے ہیں کہ آپ کے حلقے میں آپ جس ادارے کو کہیں میں انہیں دان کر دیتا ہوں۔ گپتا نے ایک اور راستہ تلاش کر لیا تھا، مگر میں اب بھی اسی بات پر ڈٹا رہا۔ میری بات آپ کو ناگوار تو ضرور محسوس ہوگی، مگر میرا خیال ہے کہ رشوت دینے اور لینے کا یہ سٹائل بھی اب ذرا پرانا ہو گیا ہے۔ اپنا فقرہ مکمل کرتے مجھے احساس ہوا کہ جیسے میرے منہ میں اجیت کی زبان رکھ دی گئی ہو۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ میری حرکت سے آپ لوگوں کو صدمہ ہوا، اگرچہ میں اس کو کسی اور معنی میں دیکھ رہا تھا۔ گپتا نے کچھ دیر کے لیے توقف کے بعد کہا تھا، غلطی آپ کی نہیں گپتا صاحب، دراصل پورا ماحول ہی کچھ اس طرح کا ہو گیا ہے کہ میں نے اپنی بات ادھوری ہی چھوڑ دی تھی۔ چائے لے گپتا صاحب، ارتقا نے ٹھنڈی ہوتی چائے کی جانب اس کی توجہ دلاتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، گپتا نے چونکتے ہوئے کہا۔ وہ نہ جانے کن خیالوں میں کھویا تھا کہ اسے اپنے آس پاس کا بھی ہوش نہیں رہا تھا۔ میرے کوئی بات ناگوار گزری ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، میں نے کہا۔ نہیں، تم نے تو آج مجھے اپنی محرومیوں کا احساس دلایا ہے، اس نے افسردہ لہجے میں جواب دیا۔ آپ کی محرومی؟ میں نے ایک اور سوال کیا۔ بہت پہلے میرا خیال تھا کہ دولت سے دنیا کی ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، اور پھر جیسے جیسے میرے پاس دولت آتی گئی میرا یہ خیال پختہ تر ہوتا چلا گیا، مگر دولت کی اس دوڑ میں بہت دور جانے کے بعد میں نے مڑ کر اپنی اولاد پر نظر ڈالی تو احساس ہوا کہ نہ خلف اولاد کے ہاتھوں میں دولت کا یہ ڈھیر محض چند دنوں کی بات ہے۔ آج تم سے بلکہ تم سب سے گفتگو ہوئی تو احساس ہوا کہ اولاد دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، ایسی نعمت جو دولت سے بھی نہیں خریدی جا سکتی۔ گپتا یہ کہتے ہوئے رنجیدہ ہو گیا تھا، مگر اپنا غم بیان کرتے ہوئے روانی میں وہ جو کچھ کہہ گیا تھا اسے اس بات کا احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ اس نے بیک وقت میرے دونوں غم تازہ کر دیے تھے۔ یہ بھی تو آپ ہی کے بچے ہیں، حسین رضا صاحب نے گپتا کے غم کو محسوس کرتے ہوئے کہا۔ اس کمرے میں یہ چاروں بچے بھی اس طرح کا غم رکھتے ہیں جس طرح کا غم آپ اپنے دل میں محسوس کر رہے ہیں۔ حسین رضا صاحب نے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، اور میرا تجربہ یہ تھا کہ جب وہ کسی مسئلے کو سلجھانا شروع کر دیتے ہیں تو معاملہ نمٹتا چلا جاتا ہے۔ سکندر کے والدین بچپن ہی میں انتقال کر گئے، اور پھر اس کی پرورش اس کے پڑوسیوں نے کی۔ یہ وجے جو آپ کو ہنستا کھیلتا چہلے کرتا نظر آ رہا ہے، اس کو چند دن پہلے بات معلوم ہوئی کہ اس کے باپ نے اس کی ماں کو کیوں چھوڑا تھا، اور ماں کی کیا مجبوری تھی کہ وہ بھی اپنے باپ کی گود میں روتا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ یہ اجیت ہے جس کے باپ نے شاید ہی کبھی سے قریب سے بلایا ہو۔ ماں تھی تو وہ ذہنی توازن بگڑ جانے کی وجہ سے۔ آپ بھی کون سا موضوع لے بیٹھے؟ ارتقا اس سے پہلے کہ حسین رضا صاحب اس کی جانب اپنا روی سخن کرتے
इनकी गुफ्तगू में दखल अंदाजी कर बैठी थी। गुप्ता साहिब यहाँ से इसी खुशी आए थे और इन्हें यहाँ से अच्छी यादें लेकर जाना चाहिए, ना कि घर जाकर सोचे कि मैं भी किन लोगों के साथ वक्त गुजारता आया हूँ। फिर वो गुप्ता से बोली, आप इन बातों को छोड़े, आप ये बताएं कि आप हमारे इलाके में एक इंडस्ट्रियल होम बनवा सकते हैं। इसने बराह रास्त गुप्ता से सवाल किया था और जवाब भी इसी को देना था, मगर इस बार गुप्ता के कुछ कहने से कब्ल गुफ्तगू में कूद पड़ा था। इर्तिका, आप गलत कह रही हैं, बल्कि आपको अंदाजा नहीं कि हमारे यहाँ फौरन लोग किस तरह की बातें शुरू कर देते हैं, और मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे भी एक आम से राशि अफसर या सियासतदान की तरह समझे। इंडस्ट्रियल होम का आपकी रिश्वत या सियासत से क्या ताल्लुक है? इर्तिका ने मुझे बराह रास्त जवाब दिया था, वहाँ गरीब औरतें आएंगी और अपना काम करके चंद पैसे कमा लेंगी, तो इससे आपको या आपकी सियासत को क्या नुकसान पहुंचेगा? सिकंदर भी ठीक कह रहे थे। हुसैन रजा साहिब ने बहस छेड़ती देखकर दखलंदाजी की थी। हमारे यहाँ ब्लैकमेलर किस्म के सियासतदानों ने रफाही कामों के नाम पर जिस तरह की बदमाशियां मचा रखी हैं, इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। हुसैन रजा साहब की बात शायद इसकी समझ में नहीं आ सकी थी। बदमाशी तो हर मामले में की जा सकती है, इसका मतलब तो नहीं कि कोई अच्छा काम ही ना करे। इर्तिका ने हथियार डालना सीखा ही नहीं था। तुम्हें पता है क्या होता है? हुसैन रजा साहब ने सवाल किया और फिर खुद इसका जवाब दे देने लगे। हुकूमत के फलाही कामों की रकमें ये अफराद ज़ाती ताल्लुकात या सियासी दबाव के जरिए इन इदारों के नाम पर अलाट करवा लेते हैं, जो बज़ाहिर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सोशल वेलफेयर कर रहे होते हैं, और फिर वहाँ से रकम खुदबुद होकर इनकी ज़ाती अय्याशों में सर्फ हो जाती है। सिर्फ यही नहीं, इस सिलसिले में वो साहिब हैसियत लोगों से भी मुख्तलिफ तरीकों से लंबी लंबी रकमें बटोर लेते हैं और इन्हें अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। गुप्ता सेठ बेचारा इस दौरान बिल्कुल खामोशी रहा था, बल्कि किसी कद हैरानी से इस गुफ्तगू को सुन रहा था। बात यही खत्म नहीं हो जाती। इर्तिका बीबी, अजीत को अपनी तल्ख नुआई के लिए एक अच्छा मौसम मिल गया था, वो कैसे चूक सकता था? रकम बटोरने के लुटेरे जुबान, जमीन और मजहब को इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकते, और मुसीबत यह है कि फ्रॉड का कारोबार करने के बावजूद मोअज़्ज़ज़ भी हैं। अजीत कुछ और भी कहना चाहता था, मगर जैसे भी रुका, मैंने गुप्ता सेठ को मुखातिब करते हुए कहा, सेठ साहिब, अगर आप वाकई मुझ पर एहसान करना चाहते हैं तो सिर्फ एक काम कर दें, मैं और मेरे हल्का इंतखाब के लोग आपके तमाम उम्र एहसानमंद रहेंगे। आप हुक्म करें, अगर मेरी बिसात में होगा तो मैं जरूर करूंगा। गुप्ता ने पूरी तौर पर कहा, आप इतने बड़े सेठ हैं कि पूरे हिंदुस्तान में आपकी मिलें और फैक्ट्रियां फैली हुई हैं, बल्कि ये कारोबार हिंदुस्तान के बाहर भी कई मुल्कों में बिखरा हुआ है। मैंने तमहीद बांधते हुए कहा, मगर गुप्ता ने गौर से सुनने के बावजूद कोई मुदाखलत नहीं की। मेरी दरख्वास्त सिर्फ इतनी है कि आप एक फैक्ट्री हमारे इलाके में भी लगा दें। एक फिक्रे में मेरी दरख्वास्त पूरी हो गई तो गुप्ता हैरत से मुझे देखने लगा। किस चीज़ की फैक्ट्री? किसी भी चीज़ की फैक्ट्री या कोई सा भी कारखाना या किसी भी तरह की मिल लगाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, मगर इससे फ़ायदा ज़रूर होगा कि हमारे यहाँ के बेरोज़गार नौजवान जो काम की तलाश में शहर आते हैं और फिर यहाँ के हंगामों में गुम हो जाते हैं, इन्हें अपने इलाके में मजदूरी मिल जाएगी। अपनी बात मुकम्मल करके मैंने हुसैन रजा साहब के चेहरे की जानिब निगाह डाली तो वो खुशी से दमक रहा था। ठीक है, गुप्ता ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मैं कल ही मुतल्लिका लोगों को हदायत जारी करता हूँ कि वो ये देखें कि इस इलाके में कौन कौन सी सनतें कायम की जा सकती हैं, और फिर वापसी पर मैं आपसे इस सिलसिले में मुलाकात करूंगा। इस बार इसका मुखातिब मैं था। मेरा प्रोग्राम कुछ यूँ था कि अगर आप जैसे एक दो साहिबान मजीद इस इलाके में सनतें लगाने के लिए तैयार हो जाएं तो मैं वज़ीर आज़म से बात करके कुछ मजीद मराहत हासिल कर लूँगा। ये फिक्रा ज़हन में आने से कबल मेरा इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं था और ना ही मैंने इस मामले पर गौर किया था, मगर हुसैन रजा साहब के चेहरे पर नजर डालते मुझे इस एहसास हुआ था कि मैं वाकईतन कोई बड़ी बेहतर बात कर रहा हूँ। इसलिए मैंने गुफ्तगू मजीद आगे बढ़ाई थी। सनतें लगाने में हमें कोई एतराज़ नहीं, बल्कि हमारा तो काम यही है, लेकिन दूसरी मुश्किलात पर काबू पाना हमारी बिसात से बाहर हो जाता है, इसलिए हम चंद मखसूस हलकों में ही सनतें लगाने को तरजीह देते हैं। मसलन वो कौन सी मुश्किलात हैं? मैंने सवाल किया। बहुत सी हैं, कभी तफसील से बात होगी तो अर्ज कर दूंगा। गुप्ता ने अपनी घड़ी की जानिब निगाह डालते हुए कहा, चंद बता दें ताकि अगली मुलाकात तक मैं इन पर नजर डालूं कि मैं इनमें से कितनी हल हो सकती हैं। मैंने जानने के बावजूद कि अब वो जाना चाहता है, इसरार किया। दूर दराज इलाकों में सनतें लगाने से सरमायाकार इसलिए गुरेज करता है कि अव्वल तो वहाँ सड़कें बहुत ख़राब होती हैं और कभी कभी ये भी होता है कि खाम माल पहुँचने और तैयार माल के मार्केट में लाने में बहुत वक्त ज़ाया होने के साथ साथ चीज़ें भी ख़राब हो जाती हैं। एक दुश्वारी तो हो गई सड़कें, मैंने इसका मसला समझते हुए कहा, और भी बहुत सी दुश्वारियाँ हैं। खाम माल की फराहमी से लेकर मुकामी सियासी लीडरों और ग्रुपों की बदमाशी तक किस किस का जिक्र करूँ, कर्जों की फराहमी वगैरह। मैंने अपने तौर पर वो मौजूद छेड़ा जो मेरे नुक्ता नज़र में सरमायादारों के नज़दीक ज़्यादा मुश्किल काम होगा। हमारे मसला नहीं रहा, इसने लाताल्लुकी वाले अंदाज में कहा। इंदिरा ने अलबत्ता ये कर दिया था कि वन विंडो स्कीम के तहत तमाम काम
समेट कर बराह रास्त अपने ताबे कर दिया था। इससे बाकी अफराद को मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, मगर इसमें भी जिन अफराद की मुतल्लिका अफराद तक पहुंच थी वो माकूल कमीशन पर यह काम करवा लेते थे। गुप्ता ने मसले का हल भी बता दिया था। हमने सुना कि इजाजतनामे से लेकर कर्जे की फराहमी तक तमाम काम करने वाले एजेंट भी पाए जाते हैं। अजीत की बात सुनकर गुप्ता मुस्कुराने लगा। ये बहुत लंबे खेल हैं अजीत। और फिर वो कुछ कहते कहते रुक गया। आपसे माजरत के बाद इत्तका, इस इर्तिका को मुखातिब करते हुए कहा। फिर अजीत की जानिब रुख फेरते हुए बोला, अजीत साहिब, इस वन विंडो स्कीम ने बहुत सी तवाइफों के भाइयों को सनतकार बना दिया है। कुछ देर तवक्कुफ के बाद बोला, कुछ इस तरह की सनतें भी हैं जिन पर बैंक के नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन आसान किस्तों पर कर्जा फराहम करती है। इन अफराद ने किया कि 10 करोड़ के कारखाने की मालियत 20 करोड़ बताई और 20 करोड़ का कर्जा लेकर कुछ ने सनतें लगाई और कुछ पूरा सरमाया ही हजम कर गए। ये मौजू गुप्ता का अपना मौजू था और वो इस पर घंटों गुफ्तगू कर सकता था, मगर फिलवक्त वो जल्दी नहीं था, इसलिए अपनी जगह से उठ गया। अगर आप इस इलाके को वाकई सनती इलाके में तब्दील करना चाहते हैं तो इंडस्ट्रियल जोन कायम करवाकर हुकूमत से इस पर काम शुरू करवा दें, फिर देखें कैसे जोरों शोर से वहाँ सनतें लगती हैं। गुप्ता ने मुझसे हाथ मिलाते हुए कहा था, वैसे काम मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर हो गया तो आपके इलाके की नस्लें आपको याद रखेंगी। गुप्ता अपने साथ 10 लाख का चेक भी ले गया था और मुझे अफसोस इसी बात का था कि वो रकम मेरे पास आते आते वापस चली गई थी। खुद आने का तकल्लुफ करने के बजाय वो ये चेक किरण को भी दे सकता था। मैंने धीरे धीरे में इस पर गुस्सा उतारते हुए कहा कि अभी से इंडस्ट्रियल जोन बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। विजय ने दोबारा कमरे में दाखिल होते हुए कहा था, तुम पर सिकंदर जितना भी नाज करे कम है। हुसैन रजा साहिब भी मुझे सोच में गिरफ्तार देखकर वही समझे जो विजय समझा था। एक लम्हे के लिए मैं अपनी सोच पर शर्मिंदा हो गया था, मगर मैं इसी तरह खामोशी के साथ कमरे में आ गया। तुम अपना बुरे बिस्तर यहीं उठा लाए हो क्या? मैंने अजीत को मुखातिब करते हुए कहा। नहीं तो सिर्फ विजय से कुछ बातें करनी थी, इसलिए। अजीत ने जवाब दिया, और वैसे भी आप इतने मसरूफ रहते हैं कि तुम अकेले बोर होते रहते हो। मैंने अजीत का फिक्र मुकम्मल करते हुए कहा, मैं तो इस जिम्मेदारी कबूल करके पछता रहा हूँ। मैंने ऊपरी दिल से कहा, मगर वो तमाम यही समझे कि मैं हकीकत में जो कुछ कह रहा हूँ वही मेरा मकसद भी है। काम का मतलब ये तो नहीं कि आदमी अपना खाना पीना भी भूल जाए। हुसैन रजा साहिब ने शफकत आमेज अंदाज में कहा, आप बजा फरमाते हैं, लेकिन जब काम इतना हो कि अभी तक मेरी गाड़ी में फाइलों की भरमार हो तो क्या कर सकता है। मैंने मसरूफ जाहिर करने की गर्ज से कहा, जिसमें किसी हद तक सदाकत भी थी। उधर मरारजी का इसरार था कि इंदिरा के खिलाफ तहकीकात की जाए और इन्हें ऐसे केसों में घसीटा जाए जिनमें इन्हें सजा हो जाए, ताकि वो आइंदा के लिए मैदान से गायब हो जाए। सियासी तशद्दुद से फर्द की मकबूलियत में इजाफा होता है। हुसैन रजा साहिब ने मेरी गुफ्तगू समझते हुए कहा, मगर नक्कार खाने में मेरी आवाज़ दूधी की भी नहीं है, क्योंकि तमाम ब्यूरोक्रेसी साहिब की खुशनुदी के लिए उल्टी सीधी हरकतें करने में मसरूफ है। यहाँ तक कि आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहिब इरशाद फरमा रहे थे कि इस हिस्से में रा की मदद भी ली जा सकती है, यानी जो कुछ इंदिरा कर रही थी मिराजी भी वही करेंगे। अजीत ने मुझे खामोश होता देखकर कहा था, 1-2 रोज की बात है, इसके बाद इंदिरा के खिलाफ तहकीकात के लिए कमीशन बनाए जा रहे हैं, जिनके सरबराह आला अदालतों के जज होंगे। इंदिरा और संजय को पहले से अदालतों में खींचा जाएगा और फिर इन्हें सजाएं दिलवाकर जेल रवाना कर दिया जाएगा। ये काम तो होते रहेंगे, मगर हमने तुम्हें इसलिए बुलवाया था कि हम परसों वापस जा रहे हैं। हुसैन रजा साहिब ने मौजू तब्दील करते हुए कहा था।